हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब हम बात करते हैं आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। हम देख चुके हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस को नवजीवन मिला, लेकिन इस पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं रही थी। कांग्रेस पार्टी अब बदल चुकी थी। 1973 से 1975 के बीच घटी घटनाओं से अंतर और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया। इन घटनाओं से भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और संविधान निर्देशित संस्थानिक संतुलन को नई चुनौतियों ने घेरा। 1973 से 1975 के बीच आए बदलावों की परिणति देश में आपातकाल लागू करने के रूप में हुई थी। 1975 के जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आमतौर पर आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण या फिर प्राकृतिक आपदा की तस्वीर कौनती है, लेकिन अपने देश में आपातकाल की घोषणा अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर की गई थी। आपातकाल की घोषणा जिस नाटकीय रूप में हुई थी, उसी अंदाज में इसका खात्मा भी हुआ। आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और इस अध्याय में हम अपना ध्यान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के इसी निर्णायक दौर पर केंद्रित करेंगे। साथ ही हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सालों गुजरने के बाद भी विवादास्पद बने रहे, जैसे कि आपातकाल क्यों लागू किया गया था, ऐसा करना जरूरी क्यों था, आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या था, दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल के क्या परिणाम हुए और आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे थे। 27 जून 1975 के नई दुनिया अखबार का संपादकीय भी बाकी दिनों की ही तरह बदस्तूर मौजूद था। बस अंतर ये था कि संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी थी। संपादकीय को आपातकालीन अधिकारों के अंतर्गत सेंसर कर दिया गया था और कई अन्य अखबारों में भी जगह जगह रिक्त स्थान छोड़े जाते थे। कई दफे ऐसा आपातकाल के प्रति विरोध जताने के लिए भी किया जाता था और बाद में खाली जगह छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। अब हम बात करते हैं आपातकाल की पृष्ठभूमि की। 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे, उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कदावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तीखी और ध्रुवीकृत होती चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए और जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध भी माना था, जिसका आप साक्ष्य भी देखते हैं। 42वां जो संविधान संशोधन किया था, तो उसकी भी कई ऐसे प्रावधान थे जिसको संविधान जिसको न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था, जैसे कि मिनर्वा मिल्स केस में कई चीज़ों के लिए, जैसे कि न्यायिक समीक्षा के लिए उन्होंने बोला था कि ये संविधान का मूलभूत ढांचा है और इस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता, क्योंकि न्यायालय में जाना सबका हक है। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का ये रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और ये संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे, उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच में मतभेद गहरे हो गए। अब बात करते हैं आर्थिक संदर्भ की। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। बहरहाल 1971 से 72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा और युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना भी बंद कर दिया था। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई, जिससे कि विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी। 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ था। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाइयां भी हुई थी। औद्योगिक विकास की दर बहुत ज़्यादा कम थी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेहताशा बढ़ी थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा असंतोष भी पनपा था। 1972 से 73 के वर्ष में मानसून असफल रहा, जिससे कि कृषि की पैदावार में भी भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% से कम हो गया था और आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की और 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच में विरोध के स्वर उठने लगे थे।
ये स्वर इस अवधि में और भी ज़्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी थी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी यानी कि लेनिनवादी, जो कि अब माओवादी कहलाता है, या फिर नक्सलवादी के नाम से भी जाने गए थे। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम भी उठाए थे। अब बात करते हैं गुजरात और बिहार में आंदोलन कैसे हुआ था। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेश की राजनीति पर गहरा असर तो डाला था, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए थे। 1974 की जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। आर्टिकल 356 के थे। जैसे आपको पता होगा, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आर्टिकल 356 लगा दिया जाता है। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए थे और कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। 1974 के मार्च में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था और आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भी भेजा था। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। सिर्फ जेपी ने छात्रों का ये निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील की गई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े थे और जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। और बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से भी मना कर लिया था। 1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा। इस टाइप के उन्होंने नारे भी शुरू कर दिए थे। जो कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ था, उन्होंने 1974 में एक नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा करके। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज भी ठप हो गए थे। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया और देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली कहीं से नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस और भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला और इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जनप्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर हुई थी। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेसी विरोधी आंदोलन माना गया और कहा गया कि आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए हैं। इंदिरा गांधी का मानना था कि आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है। बात करते हैं थोड़ा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, जो कि 1902 से 1979 तक काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे थे। ये युवावस्था में मार्क्सवादी थे। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक और महासचिव थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नायक भी थे। नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए। नेहरू मंत्रिमंडल के शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया था और 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ी। गांधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। नागा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की थी और कश्मीर में शांति प्रयास किए थे। चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण करवाया। बिहार आंदोलन के नेता थे। आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए और जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत भी ये थे। बात करते हैं न्यायपालिका से संघर्ष की। न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए।
क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? इसके बारे में हम देखेंगे चैप्टर में, लेकिन इससे पहले थोड़ा 1974 की रेल हड़ताल को देखते हैं। यदि रेलगाड़ियों का चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? एक या 2 दिन नहीं बल्कि हफ्ते भर से ज़्यादा समय तक रेलगाड़ियां ना चले तो निश्चित ही बहुत से लोगों का आना जाना दूभर हो जाएगा। लेकिन ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश में एक जगह से दूसरी जगह सामानों की ज़्यादातर ढुलाई होती है। क्या आप जानते हैं कि 1974 में ठीक ऐसा ही वाकया पेश आया था? रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों का एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का यह आह्वान किया गया था और सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला और इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मसले तो उठे ही, ये सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपने मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या फिर नहीं। सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक करार दिया और सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को मानने से भी इनकार कर दिया। उसने उसके कई नेताओं को गिरफ्तार किया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया था। ऐसे में 20 दिन के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई थी। इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे थे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा ये था कि संसद संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काटछाट कर सकती है। इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती हो जाए। तीसरे, संसद ने ये कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया था। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आया। आपको याद होगा कि इस संकट की परिणति केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे, जो कि 1973 में आया था, तो उस चीज़ में सामने आया था कि मूलभूत ढांचे में किसी भी प्रकार से छेड़खानी नहीं की जा सकती। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और इस संसद इन ढांचागत विशेषताओं में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। 2 और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव बढ़ाया। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। ये निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी की इस मामले में की थी कि उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ था। जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे, वे एक ऐसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बात करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका के सोच के अनुकूल आचरण करे। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। आपातकाल की घोषणा। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था। न्यायमूर्ति ने फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे और याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब ये था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही और अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा था कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होगी तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग भी नहीं ले सकती। संकट और सरकार का फैसला। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के दौरान अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला।
इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया था और जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। इससे भी सरकारी कामकाज के ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ था और देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनज़र जवाब में आपातकाल की घोषणा की थी और 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी या फिर अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकते हैं। चाहे तो अगर यदि कोई आक्रमण कर रहा हो, ऐसी आशंका हो, या फिर युद्ध की स्थिति हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, तब जाकर के आर्टिकल 352 लागू होता है। पहले यह आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको सशस्त्र विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना जरूरी भी था, क्योंकि सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान भी की गई है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। दूसरे यानी कि जो संघात्मक ढांचा था वो एकात्मक में बदल जाता है। दूसरे, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक या फिर सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है या फिर उनमें कटौती कर सकती है, आर्टिकल 20 या फिर 21 को छोड़ करके। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहां पर एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में कुछ विशेष शक्तियां भी प्रदान की गई। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी और राष्ट्रपति ने तुरंत ही उद्घोषणा भी कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दे दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। बात करते हैं इसके परिणाम की। सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बारगी रुक गया। हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। राजनीतिक माहौल में एक तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर भी रोक लगा दी, जो कि आर्टिकल 19 में मतलब दी गई है। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। धरना, प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये भी कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब अधिकार ये भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को आशंका से गिरफ्तार किया जाता है। वे कोई अपराध कर सकते हैं। जो मतलब निवारक निरोध वाली चीज़ है वो आर्टिकल 22 में संविधान के मेंशन की गई है। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की थी। जैसे निवारक जो अधिनियम है, लाइक जैसे यूएपीए हो गया या फिर अपसपा हो गया, तो ये सारे इसी के अंडर आता है। टाडा, मिज़ो, मतलब बहुत सारे ऐसे अधिनियम और हैं। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण आर्टिकल 32 की एक रेट में आता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब वो बंदी बनाया गया हो, तो तब वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। गिरफ्तार लोगों या फिर उनके पक्ष से किन्हीं और
ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर भी किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का उल्लंघन ही था। आर्टिकल 22 का और 20 का भी। अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए और इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में से एक भी माना जाता है। आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी थी और पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वे भूमिगत हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट्स जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया और जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह अखबार खाली छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा और सेंसरशिप को धत्ता बनाते हुए गुपचुप तरीके से उन्होंने अपने न्यूज़लेटर और लीफलेट्स निकाले और पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के लिए जो उसका विरोध किया था तो अपनी अपनी पदवी इन्होंने लौटा दी थी। बहरहाल मुखालफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए थे। संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की, जैसे इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। आप पढ़ चुके हैं कि इस संशोधन के जरिए संविधान में अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए और 42वें संविधान संशोधन के जरिए वे बदलावों में एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना। ये व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं की गई थी, इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त जब आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखेंगे तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाए जा सकते थे। आपातकाल के सबक। आपातकाल से एक बार की भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि थोड़ी ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया था। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतांत्रिक को विदा कर पाना बहुत कठिन है। दूसरे, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए थे जिनमें बाद में सुधार कर लिया गया था। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है और इसके लिए ये भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे। ये चीज़ें मेंशन की गई थी संविधान संशोधन 44 के तहत। तीसरे, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे महसूस करके वो नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गए और आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आए थे। बहरहाल आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने ऐसे कई सवाल छोड़े जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में दोनों के बीच एक सदा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए या फिर उन्हें इसका कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए? ऐसे विरोध की सीमा क्या मानी जानी चाहिए? दूसरे, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई थी, इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे और ये समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई और आज तक भी देखने को मिलती है। फ्री जेपी कैंपेन, जिन्होंने विज्ञापन द टाइम्स लंदन में 15 अगस्त 1975 में छपवाया था। आज भारत की आज़ादी का दिन है, भारत के लोकतंत्र का दीपक बुझने ना पाए। आपातकाल के बाद की राजनीति, अब हम इस पे बात करेंगे।
जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक था राज व्यवस्था ने सीख लिया था। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे, उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहाँ आपातकाल का जो असर था सबसे ज़्यादा महसूस किया गया। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा था और जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सबक एकदम साफ था और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975 से 77 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में भी थी। अब बात करेंगे लोकसभा के चुनाव 1977 की। 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुए और ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने से पहले की बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी और चुनाव के ऐन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया था। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे, इस पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में ये पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। जरा बात करते हैं मोरारजी देसाई के बारे में। 1896 से 1995 तक चर्चा में रहे स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधीवादी नेता थे, खादी प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक भी थे। बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री थे। 1967 से 1969 के बीच में उप प्रधानमंत्री रहे थे और पार्टी में टूट के बाद कांग्रेसों में शामिल हो गए थे। 1977 से 1979 तक एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से प्रधानमंत्री भी ये रहे थे। अब बात करते हैं आगे की। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के उम्र जनमत संग्रह का रूप दिया और इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के लोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था और जनता पार्टी के गठन के कारण ये भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी, लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा में चुनाव हार गई थी। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी, उससे 35% से भी ज़्यादा कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी और उसके साथ दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी और इससे स्पष्ट बहुमत भी मिला था। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट न पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक एक सीट मिली और इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। बहरहाल, अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्जा भी बरकरार रखा था और दक्षिण भारत के राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक ठोक चला था। इसके कई कारण ने। पहली बात तो ये थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एक समान नहीं पड़ा था और लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने या फिर जबरन नसबंदी करने का काम ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव लाए गए थे। उत्तर भारत का मध्य वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था और मध्य वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आकर जुड़ गए थे। इस अर्थ में देखें तो 1977 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहते, बल्कि इसके आगे की कुछ और बातों का भी संकेत करते हैं। बात करते हैं थोड़ा जनता सरकार की। 1977 के चुनावों के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मची थी। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। मोरारजी देसाई 1966 से 67 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी भी थे और चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता भी थे। जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव भी था और बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म नहीं हुई।
आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका और इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व या फिर एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला पाई और जनता पार्टी बिखर गई थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 28 माह में ही अपना बहुमत खो दिया और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही। 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए एक नए सिरे से चुनाव हुए और इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो गई और जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जबकि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को जबरन सफलता मिली थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनाव वाली कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल की और कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और वह सत्ता में आ गई। 1977 से 79 के चुनाव ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया। सरकार अगर अस्थिर हो तो उसके भीतर कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। बात करते थोड़ा लोकसभा चुनाव परिणाम 1977 वाली। तो जो जनता दल पार्टी थी वो इतने सारे इलाकों में जीती थी जहाँ पे आपको ब्लैक कलर दिख रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो येलो पार्ट है यहाँ पे जीती थी। वाम दल जो आपको ये बीच में रेड रेड पार्ट दिख रहा है यहाँ पर वाम दल पार्टी जीती थी और अन्य जहाँ पे ब्लू पार्ट दिख रहा है। बात करते थोड़ा चौधरी चरण सिंह की, जो कि 1902 से 1987 तक चर्चा में रहे थे। जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे, ग्रामीण और कृषि विकास के समर्थक भी थे। कांग्रेस छोड़ी और 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन किया था। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे और बाद में 1977 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री 1977 से 79 में रहे थे। साथ ही साथ ये लोकदल के भी संस्थापक थे। थोड़ा सा जगजीवन राम के जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। 1908 से लेकर 1986 तक ये थे स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के कांग्रेसी नेता। 1977 से 79 के बीच में भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने, संविधान सभा के सदस्य थे, 1952 से मृत्यु पर्यंत सांसद रहे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। 1952 से 77 के बीच अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी इनके पास थी और विद्वान और कुशल प्रशासक भी ये थे। अब बात करते हैं विरासत की। लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी? क्या मामला इतना भर था? 1977 और 1980 के चुनाव के बीच दलगत प्रणाली के नाटकीय बदलाव आए और 1969 के बाद के कांग्रेस का सबको समाहित करके चले आने वाला स्वभाव भी बदलना शुरू हुआ। 1969 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारात्मक गतिमति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेटकर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा था। उसने अपने को देश के एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना शुरू कर दिया था। इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों में कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वो गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है। इसके साथ साथ ये पार्टी अब एक नेता यानी कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर भी निर्भर हुई थी। कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलावों के मद्देनजर अन्य विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की तरफ मुड़े और विपक्ष के नेताओं को अब ये बात साफ साफ नजर आने लगी कि चुनावों में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज़ ने 1977 के चुनावों में एक बड़ी भूमिका भी निभाई थी और अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ था और हमने ऊपर गौर भी किया था कि 1977 के चुनावी परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था, खासकर उत्तर भारत में। लोकसभा के चुनावों के बाद 1977 में कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए और इसमें भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर बहुत ज़्यादा शोर मचा था। इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया और इस आयोग को पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज़्यादा विस्तार से आप अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे कि क्या क्या मतलब इस आयोग की सिफारिशें थी। आपातकाल के बाद हुए चुनावों ने दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू की थी।
आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं और संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था। दूसरी तरफ फिर राजनीतिक संकट का भी दौर था और सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी इसके नेतृत्व ने लोकतंत्र को ठप करने का फैसला किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे और उन्हें ये भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए ही करेगी, जिसके बारे में आर्टिकल 14 भी बात करता है और आर्टिकल 21 भी बात करता है। इसी उम्मीद में सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चहुमुखी शक्तियां दे दी गई और इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग भी हुआ था। ये राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज़्यादा संगीन भी था। इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला आया संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर। स्पष्ट इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतःस्फूर्त जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया और इस तनाव का एक कारण ये भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई थी। आगे के अध्याय में हम इस तनाव की कुछ अभिव्यक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे और इस अध्याय में हम विशेष रूप से क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी बहसों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आप आज का चैप्टर समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, आप इनको मैच कर सकते हैं। संपूर्ण क्रांति, गरीबी हटाओ, छात्र आंदोलन, रेल हड़ताल किन किन से जुड़ी हुई है। इधर दूसरे कॉलम में है इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, बिहार आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस। अब आपके लिए कुछ रिटर्न क्वेश्चन, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था, इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे और 1977 के चुनाव के बाद पहली दफ़ा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी, ऐसा किन कारणों से संभव हुआ। अगर आप चैप्टर समझ गए तो आप इनके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो टेलीग्राम है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे क्लासेस अपडेट पता चल जाएंगी और साथ ही साथ PDF भी प्रोवाइड हो जाएंगी। थैंक्स टू वॉचिंग।